Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 8 of chapter Magnetism or you can say Moving Charge and Magnetism. तो बच्चों इससे पहले हमने एम्पियर सर्किट लॉ को अच्छे से समझा था, उससे रिलेटेड हमने कुछ एप्लीकेशंस भी की और आज जो चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं कराने वाला हूँ, डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओनली जो रिजल्ट है वो बहुत जगह यूज़ होगा और एनसीईआरटी में इसके कई न्यूमेरिकल्स भी है और कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए पूरे लेक्चर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से इस लेक्चर को सुनना और नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए और वीडियो को जगह जगह पर पॉज करके खुद से ट्राई करना हर एक स्टेप को। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो प्योरली बेस्ड होगा सोलेनोइड और टोरॉइड के ऊपर। तो सोलेनोइड आपने इससे पहले 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अप लेवल पे पढ़ेंगे। तो देखो एक्चुअल में हमको आज निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड और यूज किसका करेंगे हम, एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो एक एप्लीकेशन है ये भी एम्पियर सर्किटल लॉ की, राइट। तो सी सोलेनोइड होता क्या है, देखो पहले डेफिनेशन पर आते हैं फिर मैं इसकी शक्ल बनाऊंगा कैसा दिखता है ये। इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मेनी टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। चलो जी, नहीं समझ आया मुझे पता है। अब देखो सामने, अगर मैं एक वायर को ऐसा टर्न्स देने लग जाऊं इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और यहां से करंट को मान लो मैंने फ्लो कराया आई, यहां से करंट ऐसे आएगा आई, डेट मीन्स यहां पर क्या होगा, कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, और ये कनेक्ट कर दिया आपने। तो करंट जो यहां से निकला वो इन टर्न से होता हुआ यहां पर एंटर हो गया। इस अरेंजमेंट को मैं बोलता हूं ये एक सोलेनोइड है। इस अरेंजमेंट को मैं बोल रहा हूं ये सोलेनोइड है। मैंने करा क्या, एक वायर को सिलेंड्रिकल, एक्चुअल में इसको बोलते हैं हेलिक्स, जैसे कि स्प्रिंग है आपका, ठीक है। स्प्रिंग आप ध्यान से देखो जरा, स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा टाइट, अगर स्प्रिंग को थोड़ा सा टाइट कर दो तो थोड़ा सा और टाइटली वाउंड हो जाएगा। तो जब भी मैं एक सिलेंड्रिकल कॉइल को बहुत सारे वाउंड्स दे दूं, टर्न्स दे दूं, ठीक है, तो करंट पास अगर मैं इसमें करा दूं तो ये बन जाएगा करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा सोलेनोइड तब होगा ये जब इसकी लेंथ इसके टर्न्स के डायमीटर से ज्यादा होगी। अगर ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये सोलेनोइड है। अगर ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर, ये सोलेनोइड नहीं आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो इस चीज को? कंडीशन क्या, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन डी। अच्छा, फिर एक बात और करते हैं हम साथ साथ ही। अगर मुझे बोला जाए कि व्हाट इज आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड के लिए बच्चों जो लेंथ होती है डेट इज नियरली इक्वल टू इंफिनिटी और लेंथ इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन डायमीटर। तो ये कंडीशन होती है किसी आइडियल सोलेनोइड की, भाई एक तो लेंथ बहुत ज्यादा होगी, इनफाइनाइट लॉन्ग होगा वो, ठीक है, ये स्प्रिंग जो आपके टर्न्स जा रही है, और जो डायमीटर होगा बहुत कम होगा, मतलब बहुत जरा जरा सी टर्न्स होगी। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कंडीशन ऑफ आइडियल सोलेनोइड, तो दीज आर द कंडीशन। और एक और चीज, सोलेनोइड जो आइडियल होगा उसका एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, वेरी हाई। समझाता हूं ये एन का मतलब क्या है। सी, यहां पर जितने भी टर्न्स प्रेजेंट है वो एक लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक चीज, अगर मैं बोलूं कि सपोज कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और एल इज टोटल लेंथ। मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं यहां पर स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, अगर मान लो टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और टोटल टर्न्स है 100, ठीक है, टोटल मान लो ये 100, इसकी हमने बाउंडिंग्स कर दी, टर्न्स दे दिए, और टोटल लेंथ कितने 10 सेंटीमीटर। तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो स्मॉल एन है वो क्या है, कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, यानी कि 100 डिवाइड बाय 10। स्मॉल एन का मतलब है 10, मैं समझ जाऊंगा एन 10 का मतलब कि भाई इसका ये मतलब है 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न है। अगर मुझे बोले कि स्मॉल एन की वैल्यू 50 है तो वो थोड़ा सा और टाइटली बाउंड होगा। अगर एन की वैल्यू 50 कर दो तो यानी कि इसको स्क्वीज कर दो, बहुत ज्यादा टर्न्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो स्मॉल एन एक ऐसी टर्म है जो मुझे ये बता देगी कि कितना ज्यादा टाइटली बाउंड है एक सोलेनोइड, कितना ज्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। तो देखो ये कंडीशन है, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी,
L अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और L की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी किससे, डायमीटर से, तो वो आइडियल सोलिनॉइड कहलाएगा। सोलिनॉइड है क्या, ये इंसुलेटेड। अच्छा अब एक टर्म और मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इंसुलेटेड वायर। अब कई बार क्या टीचर इसको एक्सप्लेन करना भूल जाता है, पर आपको भी पता होना चाहिए, और टीचर एक्सप्लेन करता नहीं और बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है यार इंसुलेटेड वायर, एक इंसुलेटेड वायर का मतलब ये तो नहीं कि कोई इंसुलेटर है, पर इंसुलेटर में तो करंट नहीं फ्लो करता, फिर यहाँ तो करंट फ्लो कर रहा है। तो इंसुलेटेड वायर का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, आप भी अपने घरों में इंसुलेटेड वायर से यूज करते हो। बताता हूँ कैसे। जब भी किसी वायर के ऊपर हम एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लपेट देंगे, जैसे कि जनरली जो आपके घरों में वायर है उसके ऊपर आपने क्या रबड़ की कोटिंग कर रखी है ताकि वो डैमेज होने से बच जाए, है ना। बाहर का जो कोई भी अगर मान लो वायर है, जैसे कि यहाँ पर वायर्स को आप टाइटली वाउंड करोगे तो वायर के साथ वायर टच होगी, दोनों वायर के अंदर करंट है, तो वहां पर कोई आपको शॉर्ट सर्किटिंग ना देखने को मिले। समझ पा रहे हो कि दो वायर्स आपस में से चिपक ना जाए। अगर उनके बीच में कॉपर के ऊपर रबड़ की कोटिंग होगी तो आप वायर्स को एक साथ रख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है, कभी आप अपने टीवी की वायर को देखना, कभी उसको काट कर उसमें से 3 वायर्स निकलेगी, एक अर्थ वायर, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। लेकिन उनको मैं प्रॉपरली कॉपर की फॉर्म में रखूं तो वो काम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं उसके ऊपर क्या करता हूँ, एक रबड़ की कलर कोडिंग कर देता हूँ और उस पर कोटिंग कर देता हूँ। तो इंसुलेटेड का मतलब ये है कि भाई ये वायर्स जो है ये कॉपर के, बट दीज आर नॉट नेक्ड वायर्स, इनके ऊपर क्या कोटिंग कर रखी है। आई होप कि आपको फिलहाल एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा सोलिनॉइड के बारे में, ठीक है। सोलिनॉइड क्या है, कॉपर की वाउंडिंग्स दे दी आपने इस तरह से, हेलिकल पाथ, इसको हेलिकल शेप दे दी और कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। अब आपको पता है अगर करंट फ्लो करेगा इसके अंदर तो ये तो एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करेगा, इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब मैं बताने वाला हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसका नेचर कैसा है और हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस लेक्चर को एंड तक देखना, एक एक चीज को नोट करना, इसको नोट डाउन करो फिलहाल जल्दी से। तो बच्चों अब हम मैग्नेटिक फील्ड का नेचर समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए देखो जरा, मान लो अगर कोई एक करंट कैरिंग कॉइल है और वो वाईजेड प्लेन के अंदर है, ठीक है। वाईजेड प्लेन का मतलब ऐसे, जो मैं ये रिंग बना रहा हूं ये इस तरह से है, ऐसे, ये ऐसे नहीं है जैसे आपको बोर्ड पे नजर आ रही है, ये ऐसी है जैसा मैंने एक्सेल में आपको समझाया था। और करंट जो फ्लो कर रहा है मान लो वो ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है मान लो ऐसे, यानी कि यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो है अलोंग के कैप और यहां पर जो है वो क्या है अलोंग माइनस के कैप, यानी कि यहां से करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ये कुछ ऐसे है, देखो अभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करो कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे इस तरह से, यानी कि यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी तरफ, यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी तरफ, और यहां पर नीचे जाते थे करंट की डायरेक्शन क्या है अंदर की तरफ आपसे दूर। क्लियर है। अच्छा, तो अगर मुझे बोला जाए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ तो मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे दिखा सकता हूं, देखें अगर मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड दिखाना हो तो मैं कैसे दिखा सकता हूं। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं यहां पर अपना राइट हैंड रूल, ये पाम रूल यूज करूं, देखो यहां से करंट ऐसे फ्लो कर दो, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, उधर होगा सामने की तरफ, देखो है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर दूं सामने की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए सोचो ऊपर इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। देखो मैंने आपको बताया यहां पर कि ऊपर वाले एलिमेंट के लिए करंट आ रहा है आपकी तरफ, तो करंट आपकी तरफ यानी कि राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं, देखो थंब की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। तो देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस तरह से अगला क्या होगा, ऐसा होगा, अगला क्या ऐसा होगा, अगला क्या फिर ऐसा होगा, क्या अगला ऐसा होगा, इस तरह से कैसा होगा, देखो जरा आप डायरेक्शन दे इसको, ऐसे देखो आपकी तरफ आ रहा था तो देखो ऐसे, यानी कि अंदर की तरफ आता हुआ कुछ इस तरह से, ऐसे राइट, कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज मैं नीचे अप्लाई करूं, यही चीज मैं अगर नीचे अप्लाई करूं, करंट ऐसे घूम के कैसे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। अगर इधर की तरफ जा रहा है तो देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करूं अगर मैं, तो देखो ऐसे होगा, हाथ कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे इस तरह से। तो यानी कि यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो वो कैसा बनेगा, देखो पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दो इस तरह से, इसमें से ऐसे पिरो दो,
अगर आप इसको आज अभी यूट्यूब पर पहले देख रहे हो, लाइव क्लास में बाद में देख रहे हो, तो आपके पास बिल्कुल अच्छे अच्छे डाउट्स होंगे लाइव क्लास में पूछने के लिए। तो इसलिए इसको ध्यान से देखो बच्चों वीडियो को, ठीक है। हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यार देखो डिटेल में हर एक चीज़ को समझो। कहीं ना कहीं नीट में, जेईई मेंस में आपको जरूर ऐसा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, और मतलब वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार दोबारा, यहाँ से आपकी तरफ था या अंदर की तरफ था, तो देखो मेरी तरफ आ रही है। मेरी तरफ का मतलब ये देखो, यहाँ पर ऐसे घुमा दूँ इनकी डायरेक्शन करंट की, ये देखो एरो कैसे बना रहा हूँ मैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने बना दी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वन कॉइल। अगर मैं बहुत सारी कॉइल्स को ऐसे अलाइन करना स्टार्ट करूँ, देखो क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। मान लो मैं इसके बिल्कुल पास एक और कॉइल ले आया ऐसे, वो भी वाईजेड प्लेन में है इस तरह से, और सेम साइज की है, मान लो ऐसे कुछ, ठीक है। और उसमें भी करंट की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसमें थी, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड सामने जाएगा। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट पर देखूँ, इस पॉइंट पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बिल्कुल ऐसे जाएगा। अच्छा, एक और अगर कॉइल ले आऊँ यहाँ पर, उसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम कर दूँ इस तरह से। अच्छा, एक और कॉइल अगर ले आऊँ, उसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम कर दूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस तरह से जा रहा है ना। और जो थोड़ा सा ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड लूँ तो क्या वो ऐसे जा रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लूँ अगर तो क्या वो ऐसे जा रहा होगा। देखो किस तरह से ऐड कर रहा हूं मैं, इस तरह से, क्लियर। अब यहां पर इस रीजन की बात करते हैं, ऊपर क्या है इसके, है ना। देखो इसके लिए भी क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा जैसे इसकी डायरेक्शन थी। देखो मैं यहां पर बनाना स्टार्ट कर रहा हूं ऐसे, एरो को देखो, एरो किस तरह से आ रहा है। देखो यहां पर ये जा रहा है ऐसे, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ऐसे। क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर रीजन में एक दूसरे को क्या खत्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर ये ऊपर उठ रहा था, अगर इसका बनाऊं यहां पर, तो देखो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा यहां पर। जैसे कि अगर इसका ऊपर उठ रहा होगा यहां पर, तो इसका क्या, अगर इसका बनाऊंगा तो यहां से इसका नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे अपने को पता लग रहा है कि भाई यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां पर भी 1 तक की एक दूसरे को कैंसिल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या ले लूंगा, नेग्लिजिबल। सारा का सारा जो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां पर लाई कर रहा है, इनके यहां पर, इस पर्टिकुलर रीजन में। यहां पर देखो, यहां पर कोई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। यहां पर तो क्या मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कन्फाइंड नेचर का हो रहा है अंदर की तरफ, देखो इस तरह से, ठीक है। अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन यहां पर ऐसे जब घूम कर छल्ले एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यहां पर गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ। तो इसलिए ये चीज थी आपको समझाने के लिए। देखो मैं फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करूंगा, आपसे सिर्फ फील्ड लाइंस मेनली पूछी जाती है कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, नेचर कैसा होगा। तो मैं देखो ये चीज इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको मैं बता सकूं, जब मैं डेरिवेशन में यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 लूंगा तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं अभी, ठीक है। तो अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाता हूं सोलिनॉइड के लिए बनाते कैसे है, ठीक है। तो एक बार सामने देखते रहो जरा। अब ध्यान से देखो कि मैंने यहां पर क्या किया है, ठीक है। आप ये देख पा रहे हो कि जो रिंग्स के अंदर है, रिंग्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो थोड़ा सा कन्फाइंड है, देखो स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जैसे ही रिंग से बाहर निकल रहा है कर्वी हो रहा है। यही चीज मैंने आपको अभी लास्ट उस पर्टिकुलर एग्जांपल में समझाई थी कि देखो रिंग्स के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन रिंग से ऊपर जाते ही, यहां पर अगर मैं ऊपर की बात करूं तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली इक्वल टू 0। यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं दैट इज नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर कई सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट अंदर की तरफ आपको एक कन्फाइंड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। अब यहां पर ना देखो मैंने कोई एरो नहीं लगा रखा, ठीक है। मैं आपको पहले डायरेक्शन समझाता हूं। सपोज यहां से कोई करंट आई निकला और यहां पर ऐसे एंटर हो रहा है, देखो ये कैसे जा रहा है करंट, ठीक है। देखना मेरे हैंड की तरफ देखना, करंट ऊपर गया, उसके बाद करंट ऐसे बाहर आया, फिर अंदर, बाहर आया, फिर अंदर, बाहर आया, अंदर, बाहर आया, अंदर। यानी कि इस तरह से हेलिकल पाथ बना रहा है, इस तरह से, यानी कि आपकी तरफ, फिर ऐसे, और फिर दोबारा आपकी तरफ। तो अगर मैं यहां पर पाम का यूज करूं, राइट हैंड के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में घुमा दूं, देखो करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर, तो थंब उधर की तरफ। तो इससे पता लगा कि जो मुझे एरो बनाना है वो मुझे ऐसे बनाना है। लो जी, ये तो हो गया फील्ड का एरो। क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कैसे ट्रेवल कर रहा है अंदर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रेवल करे तो डेफिनेटली इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह और ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। अदरवाइज एक चीज और ध्यान रखना,
N for नेगेटिव, N for ऑलवेज नॉर्थ पोल हेयर। जो हिस्सा या जो एंड सोलिनॉइड का नेगेटिव से कनेक्टेड है वो वैसे ही N for नेगेटिव, N for नॉर्थ पोल। अदरवाइज आपके पास लॉजिक भी तो है यार। लॉजिक ये देखो ना, करंट ऐसे आया मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे आया मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, अब ये जो है देखो, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप बनाएगी, तो लो इस तरह से ऐसे घूम कर दोबारा, उसके बाद ये कहीं ऐसे इस तरह से मिल रही होगी, ये किस इस तरह से मिल रही होगी, तो आपको ऐसे सब कुछ मिलाकर नहीं दिखाना, ऐसे तो आपको पूरा पेज भर जाएगा। इसलिए आपने सिर्फ मेन वो चीजें दिखानी है जो आप इसमें हाईलाइट कर सको। ठीक है, तो ये बन जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। और इतना जो आपको यहां पर एक चीज समझनी है, वो ये समझनी है कि ये जो पर्टिकुलर मिडिल वाला रीजन है पूरा, ठीक है, ये मिडिल वाला जो रीजन है, यहां पर जो भी है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, अगर मैं आउटसाइड बात करूं, आउटसाइड क्या भी ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि मोस्टली सारे कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अदरवाइज अगर एक और लॉजिक आप लगाना चाहो, जैसे जैसे मैं सोलिनॉइड के बाहर आ रहा हूं, मान लो इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर फील्ड लाइंस में बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, और आपको पता है कि किसी भी फील्ड लाइंस में अगर स्पेसिंग ज्यादा आ जाए तो वो फील्ड कमजोर हो जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, यू विल से व्हाट कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर वीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी बच्चों। ठीक है, ये डायग्राम एक बार आप देख लो। अब इसका देखो मैं 2D डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, इसका देखो एक और रूप दिखाता हूं बिना वीडियो को कट करे। देखो जरा यहां पर देखना, मैं इसका 2D डायग्राम कैसे दिखाता हूं। ठीक है, अब बने रहना जरा वीडियो में। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, देखो मान लो कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं अब यहां पर, बीच में से अगर मैं सोलिनॉइड को कट कर दूं, मान लो जैसे कि आप यहां पर खड़े हो, भी ऐसे सोलिनॉइड जा रहा है, बीच में से वो ऐसे आधा काट दो बीच में से। ठीक है, अगर आप काट दोगे तो आपको ये नजर आ रहा है, देखो करंट, मैंने आपको बताया ना करंट कैसे निकल रहा है, ऊपर से आपकी तरफ फिर ऐसे अंदर। क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? इस तरह से सोलिनॉइड की वायर्स जो है इस तरह से बीच में से, क्योंकि आप काट चुके हो, तो इस तरह से, है ना। अगर आप इसका टॉप व्यू देखना चाहो तो वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। यहां से जो वायर्स आपकी तरफ आ रही है वो आपको ऐसे नजर आ रही है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब यही हुआ, अगर मैं यहां पर देखो ऐसे वायर्स आ रही है, अगर मैं ऐसे थंब देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है। अब मेरा यहां पर मेन मोटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाना नहीं है, मेरा मेन मोटिव क्या है, यहां पर आपको ये दिखाना कि अगर ऊपर से करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो मैं ऊपर वाले इन पॉइंट्स को क्या ले रहा हूं, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये डॉट बना लिए, इसके अंदर जा रहा है करंट, तो यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, क्रॉस 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 एंड क्रॉस। अब फिलहाल के तौर पे इसको मैं गायब कर रहा हूं यहां से, इसका कोई अब रोल नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया इस तरह से बच्चों। अभी फिलहाल के लिए मैं ड्रॉ कर दूं। अब यहां पर क्रॉस का मतलब फील्ड लाइंस, मतलब सॉरी, जो करंट कैरिंग कोइल्स है वो करंट जा रहा है अंदर की तरफ, यहां से करंट निकल रहा है बाहर की तरफ। अब देखो जरा कहानी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कैसे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अंदर की तरफ कैसे, डायरेक्शन में। इस पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या, नियरली इक्वल टू जीरो। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या, नियरली इक्वल टू जीरो। इसको मैंने देखो यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैंने फिल्टर कर दिया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। ठीक है, रेक्टेंगुलर है ये, आप ये समझ लो। ठीक है, एक एम्पीरियन लूप को मैंने डाल दिया इसके अंदर ऐसे बीच में, सोलिनॉइड के बीच तक, ताकि मैं इस ए बी, बी सी, सी डी और डी ए हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकूं। अगर आप चाहो तो इस लूप को डायरेक्शन दे दो। देखो अगर आप चाहो तो इस लूप को डायरेक्शन दे दो। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, इसके अकॉर्डिंग चलूं, देखो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर की तरफ है ऐसे, मतलब बाहर की तरफ इन द सेंस की करंट, देखो ये ऐसे करंट वाली जो वायर है बाहर की तरफ आ रही है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे नेचर का होगा। अगर मैं यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, देखो कुछ ऐसा, इस तरह का, ऐसे जाते हुए, और ये ऐसे। सिमिलरली अगर इसका बनाऊं तो इसका भी कुछ ऐसा होगा, ऐसे आपकी तरफ आ रहा है इस तरह से, और ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहां पर मैं यूज करूंगा एम्पियर सर्किट लॉ, ताकि मैं हर बाहर भी निकाल सकूं, इनसाइड भी निकाल सकूं, यहां भी हर जगह में मैग्नेटिक फील्ड
कैलकुलेट कर सकूं। तो देखो कहानी में क्या करना है आपने, यूजिंग बायोट सिवट लॉ ध्यान में आ रहा है मेरे बीवी, यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर ये पूरे लूप की लेंथ कितनी हो सकती है, ABCD B वेक्टर डॉट DL वेक्टर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अगर मैं चलूं म्यू नॉट आई के इक्वल होना चाहिए अगर एक ही कोइल है। क्यों ना मैं एक काम करता हूं, अभी पहले मैं इसी को डिफाइन करता हूं। अगर मैं इसको डिफाइन करने लगूं हर एक लेंथ के लिए तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं इसको मैं ये लिख सकता हूं 0 to DC लेंथ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर CB लेंथ 0 to CB का मतलब पूरा 0 to L हो गया, लेंथ हो गई, प्लस क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर 0 to BA प्लस क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट L वेक्टर 0 to AD। मैंने पूरा ABCD लूप को इस तरह से स्प्लिट कर दिया और एम्पियर सर्कुटल लॉ लगा दिया। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो जो आपके सामने बना हुआ है। चलो अब आगे देखें। अब एक काम करो ना, एम्पिरियन लूप को भी कोई डायरेक्शन दे दो। मान लो एम्पिरियन लूप की डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, A से B, B से C, C से D और D से A। ठीक है जी, ये आपने क्या DL मतलब DL एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में हम एंगल देख सके इसलिए मैंने एम्पिरियन लूप को भी एक डायरेक्शन दे दी। सबसे पहला एलिमेंट उठाओ जरा जो DC वाला है, क्लोज इंटीग्रल 0 to DC B। अच्छा यहाँ पर B वेक्टर और DL वेक्टर और DC एलिमेंट को देखो, ये DC एलिमेंट। अब यहाँ पर मैं कहानी ऐसी खत्म कर देता हूँ आपके लिए। देखो ये DL वेक्टर है, मुझे बताओ कि इस DC एलिमेंट के पास जो रीजन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या उसको हमने नेग्लेक्ट कर रखा है या नियरली इक्वल टू 0 ले रखा है? क्यों? क्योंकि कंपोनेंट्स खत्म कर रहे एक दूसरे को, तो इसलिए इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू तो 0 हो गई, इस पे काटा मार दो, है ना, 0 हो गई क्योंकि यहां पर B 0 है, मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो फर्क क्या पड़ने वाला है उससे। तो ये तो हो गया पहला। सेकंड वाला उठाया एलिमेंट, अब कौन सा है? सेकंड एलिमेंट है क्लोज इंटीग्रल 0 to CB। अब CB एलिमेंट देखो, ये CB एलिमेंट है आपके पास। अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, ध्यान से देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, लो जी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। क्या आपको नहीं लगता ये 90 डिग्री पर DL के साथ एंगल बना रहा है? ध्यान से देखो आपके सामने, अरे हमने अभी ऐसे ड्रॉ किया था ना, इस तरह से कुछ ऐसे अंदर की तरफ ऐसे लूप बन रहा था, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा यहाँ पर पर्टिकुलर। तो इसलिए जो CB है यहाँ पर देखो, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर ये क्या बना लेगा यहाँ पर, BDL cos 90 डिग्री क्लोज इंटीग्रल 0 to CB, जिसकी वजह से ये पूरा फैक्टर क्या हो गया 0। तो अल्टीमेटली ये भी फैक्टर खत्म कर दिया हमने, कैंसिल। उसके बाद अगला एलिमेंट देखिए कौन सा है, अगला एलिमेंट है ये वाला AB। तो AB की तरफ आऊं अगर मैं, ये भी खत्म, मतलब ये भी हो गया हमारा। अगला एलिमेंट क्या है हमारा, AB या BA बोल लो इसको, अभी लेंथ की बात कर रहा हूं। तो 0 to AB या BA जैसा भी आप लिखना चाहो, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो कोई वेक्टर लूंगा नहीं, यहाँ पर लेंथ ही लूंगा, तो ये हो जाएगा B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो तो DL आपका जा रहा है इस डायरेक्शन में A से B, मैग्नेटिक फील्ड भी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो इस डायरेक्शन में ही आपका क्या A to B लेंथ, एम्पिरियन लूप की डायरेक्शन, DL एलिमेंट की लेंथ अगर ले लूं यहाँ पर, और इसी डायरेक्शन में क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर बन रहा है BDL cos 0 डिग्री। 0 से ये आपकी लिमिट चल रही है BA, और BA एक लेंथ है, मान लो ये लेंथ कितनी है बच्चों, यहाँ पर ये L लेंथ है। तो यहाँ पर यानी कि आपके पास B वेक्टर डॉट DL वेक्टर 0 to BA की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको B इंटू में L। अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन,
ठीक है। ये BL कैसे आया, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। इसके बाद ये भी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुआ। अब आखिरी केस देखो, आखिरी केस में क्या है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं AB। अब यहां पर भी देखो DL एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहे होंगे, 90 डिग्री, जैसे कि वहां पर बना रहे थे। अरे यार फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, ये देखो ना लूप के साथ एंगल क्या बन रहा है, DL के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, मतलब इस तरह से अगर यहाँ पर फील्ड ऐसे ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से फील्ड ऐसे आ रहा होगा तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जो आखिरी वाला लूप है, आखिरी वाला है जो, वो देखो वो यहाँ पर बना देता हूं मैं। आई होप आपको ये यहाँ पर समझ आ जाएगा। देखो क्लोज इंटीग्रल 0 टू आखिरी एलिमेंट क्या आपके पास AD। नोटबुक पे अगर साथ साथ लिखते रहोगे ना तो आपको मजा आएगा, है ना। नोटबुक पे साथ साथ लिखते रहो, 0 टू AD B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और यहां पर कहानी खत्म, BDL कोस 90 डिग्री, 0 टू AD, ये फैक्टर भी क्या हो गया 0। तो इससे मुझे पता लगा यार सारे ये जो आपने अभी यहाँ डिफाइन किए थे, ये सारे के सारे, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये कुछ है और ये भी खत्म। तो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनसाइड ए सोलिनोइड आपको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। इससे ये कहानी पता लगी अपने को, राइट। तो जितना लिखा हुआ है सामने एक बार इसको नोट डाउन करो, क्योंकि फिर मैं इसको रब करने वाला हूँ। और अब सिर्फ मेन चीज उठाएंगे हम यहाँ से, जो हमको एलिमेंट नॉन जीरो मिला है, ठीक है। आपको आई होप की समझ आ गया होगा। देखो मैं दोबारा से कहानी क्लियर कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां पर एंगल 90 डिग्री, यहां पर एंगल 90 डिग्री, किसके बीच में, एम्पीरियल लूप की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यहां पर एंगल बन रहा है 0 डिग्री, इसलिए सिर्फ यहां पर आपको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर। तो ये कहानी जो मैंने लिखवाई है इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो अब देखो, ये तो आपने डिफाइन कर लिया है ना, अभी आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करके ये तो आपने डिफाइन कर लिया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अगर मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाऊं, एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फैक्टर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई इनसाइड। अब प्रैक्टिकली देखो जरा, सोलिनॉइड में टोटल टर्न्स कितनी है, टोटल टर्न्स कितनी है, n, राइट। और आपने भी डिफाइन किया स्मॉल n का मतलब क्या होता है, n/l, यानी कि कहीं ना कहीं मैं n को क्या लिख सकता हूं, इतने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू में l। ये चीज मैं पहले भी कई बार यूज कर चुका हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो भाई इन n टर्न्स में I करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे ये लिखना चाहिए एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई करके, n टर्न्स में ये I करंट फ्लो कर रहा है। एक लूप में करंट I कितनी टर्न्स है, n से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा ही नहीं किया था, n से मल्टीप्लाई कर दिया था नेट में। अगर सपोज करो एक सर्कुलर लूप है और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक लूप है तो म्यू नॉट I बाय 2r। अगर n टर्न्स दे दूं उसको, फिर म्यू नॉट I बाय 2r। क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, देखो इस n की वैल्यू को यहां पर प्लेस कर देना है। अब देखो ये रिजल्ट जो होगा वो ऐसा बन जाएगा म्यू नॉट ni। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को जब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट ni इक्वल्स टू b इंटू में l, और आपको b फाइंड आउट करना है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, इस n को ये लिख दूं n इंटू एल, ये क्या आ जाएगा I, सामने क्या है bl, इस l से l उड़ा दो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों सोलिनॉइड का वो क्या होगा, म्यू नॉट ni। यानी कि सारा खेल किस चीज का है, जितना ज्यादा करंट ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट 50 एम्पीयर का फ्लो करा दी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, 10 एम्पीयर का कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड घट गया। और देखो फैक्टर क्या है, फैक्टरस n। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है 50, और मैं बोलूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है 40, और मैं बोलूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है 5, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा 50 का। यानी कि 50 टन से 1 सेंटीमीटर पर, 40 टन से 1 सेंटीमीटर पर, 5 टन से 1 सेंटीमीटर पे। क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड कौन सा हुआ, ये वाला हुआ क्लोजली बाउंड, यानी कि बहुत कम रीजन में बहुत ज्यादा टर्न्स है। अगर मैं बोलूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल XYZ स्कूल है, उसकी जो पर क्लास कैपेसिटी है वो 50 स्टूडेंट्स की, और 50 स्टूडेंट मतलब पर क्लास 50 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। और एक दूसरा ABC स्कूल है, उसकी पर क्लास जो स्टूडेंट की कैपेसिटी है वो है 25। तो मुझे पता लग गया इससे कि पर क्लास स्टूडेंट्स 50 होंगे जिसमें, तो उसमें अगर क्लासेस मैं काउंट करूं तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर मिलेंगे मुझे। यही n डिफाइन करता है कि कोई सोलिनॉइड कितना ज्यादा क्लोजली बाउंड है टर्न्स में, राइट। तो या तो आप रिजल्ट को ये डिफाइन कर लो, अदरवाइज हम रिजल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्या आया,
म्यू नॉट एन बाय एल इंटू में आई, यानी कि सोलिनॉइड जितना ज्यादा लंबा होगा, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को फिक्स कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि या तो आप ऐसे स्प्रिंग्स को खींच लो या आप ऐसे बना लो। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वीकेस्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा, अब एक और आपको एक मजे की बात बता रहा हूं, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो बच्चों, अब कुछ हम की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट निकाल दिया, आई होप आपको रिजल्ट समझ आया होगा। नोट्स बनाओ साथ साथ, मैं दोबारा बोलूंगा, उसको दोबारा से करके देखो। यूट्यूब लेक्चर देखने के बाद सारा लेक्चर एक बार 15-20 मिनट लगने से ज्यादा नहीं लग रहा, खुद से एक बार लिखला करो, ठीक है। अब सुनो, कुछ की पॉइंट्स है अपने पास। पहला की पॉइंट, अगर मैं उस एयर गैप के बीच में एक आयरन रोड को इंसर्ट कर दूं, एक आयरन कोर डाल दूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर जाएगा म्यू आर टाइम्स। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको बेसिकली। क्लियर है? एक जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लिख लो। अगले चैप्टर में मैं डिफाइन करूंगा परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो आपको थोड़ा और गहराई आएगी, ठीक है। दो ऑप्शन है, अगर आप एयर सोलिनॉइड यूज करो, बीच में एयर है सिर्फ, तो वैक्यूम हो गया वहां पर म्यू नॉट। अगर बीच में उस एयर के बीच में आपने क्या आयरन कोर डाल दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये आयरन कोर है, इसके ऊपर मैंने क्या इंसुलेटेड कॉपर टर्न्स देने स्टार्ट कर दी ऐसे, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले के कंपैरेटिवली म्यू आर टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया ना कि देखो, मैंने आपको ये चीज बताई, ये सेंटर वाला जो पार्ट है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। और बिल्कुल मिडिल में जाऊं तो यहां पर क्या होता है? मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहा हूं, देखो जैसे जैसे दूर जा रहा हूं, ऐसे लाइंस कुछ ऐसे हो रही है, देखो इस तरह से लाइंस के बीच में गैपिंग आ रही है, यानी कि सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड में क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आप कैलकुलेट करते हो म्यू नॉट एन आई। जैसे जैसे मैं इसके पोल्स तक पहुंचूंगा, पोल्स पर जाते जाते जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो सेंटर के कंपैरेटिवली नियरली इक्वल टू हाफ हो जाएगा। अगर मैं बोलूं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, तो इस एक्सट्रीम एंड नॉर्थ पोल पर कितना होगा? नियरली 5 टेस्ला। इस पर कितना होगा? 5 टेस्ला। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि सेंटर को अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो L/2 पॉजिटिव गया 5 टेस्ला, हाफ हो गया। L/2 नेगेटिव आया 5 टेस्ला, हाफ हो गया। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट की। दिस इज टोरॉइड। नाम क्या है इसका? टोरॉइड, ठीक है। आपने सोलेनॉइड पढ़ा, सोलेनॉइड का एक एडवांस वर्जन क्या है हमारे पास? टोरॉइड। क्लियर है? अगेन इसकी डेरिवेशन भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगेन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा निकलते हैं, इसलिए हमको डेरिवेशन को समझना पड़ेगा। तो मैं डेफिनेशन बाद में पढ़ूंगा इस बार मैं पहले समझाऊंगा, फिर हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वो एक आयरन रोड थी, उसको हमने क्या किया, ऐसे सर्कल शेप दे दी, सर्कुलर शेप दे दी, राइट। तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब देखो ध्यान से, क्या वो आयरन रोड कुछ ऐसी दिखेगी अगर मैं उसको सर्कुलर शेप दे दूं? कुछ फाइनाइट थिकनेस होगी इसकी, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। आपने क्या किया, एक वायर को ऐसे इंसर्ट किया, देखो मैं इसको थोड़ा सा ना पहले एक 3D शेप देने की कोशिश करता हूं। वायर को अपने रैप करना है इस तरह से। मान लो एक कड़ा है, कड़े के ऊपर आपने क्या स्प्रिंग लपेट दिया इस तरह से, है ना। तो ये देखो कुछ ऐसी इस तरह से आपने वायर की रैपिंग कर दी इसके ऊपर, उसी फाइनाइट इंसुलेटेड वायर की आपने रैपिंग कर दी। और क्या किया, करंट को यहां से एंटर कराए तो करंट यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा लाइक 3D शेप देने की कोशिश करता हूं। मान लो ये कुछ ऐसे किया आपने, देखो इस तरह से, अब ये कुछ निखर कर आएगा। टाइम जरूर लेगी वीडियो ये वाला थोड़ा सा, बट कंसेप्ट को क्लियर कर देगी। कोशिश करो कि इसको फोन में मत देखा करो, आप लैपटॉप का यूज करो वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लैपटॉप में वीडियोस देखोगे तो नोट्स बनाना मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इसी तरह से ही अपना नोट्स बनाया करता था जब मैं पढ़ता था। यू नीड अ बिग स्क्रीन, नॉट फोन स्क्रीन। फोन स्क्रीन से आंखों पे भी आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो
यहाँ से मैं दोबारा बना देता हूँ इतना पार्ट, ठीक है। ठीक है, आई होप का आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा कि ऐसे इस तरह से टर्निंग्स दे रखी है। अच्छा, मैं इसकी ना आपको एक 3D, चलो ऐसे मान लो कि ऊपर से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, ये कुछ ऐसे है। थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, मान लो करंट ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे, मतलब हर बार करंट यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है और इस एंड पे अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसको ना मैं देखो एक अलग सा रूप दे रहा हूं यहां पर, ये अब देखो समझो इस शेप में ऐसे, ठीक है। यानी कि ऊपर से सारा करंट ऐसे निकलकर अंदर की तरफ जा रहा है, ऊपर से निकला अंदर की तरफ, ऊपर से निकला अंदर की तरफ, ऊपर से निकला अंदर की तरफ। तो यानी कि जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां पर मैं बहुत सारे डॉट्स बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। बहुत सारे क्या मतलब बहुत सारे डॉट्स है, लेकिन कुछ फाइनाइट। देखो जैसे कि एक डॉट है तो यहां पर एक क्रॉस बना दिया, एक डॉट है तो इसके क्रॉस बना दिया, क्रॉस डॉट इस क्रॉस के लिए ये वाला डॉट, 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 क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, ठीक है। इससे अपने को क्या पता लग रहा है, वायर ऐसे आई, देखो ऐसे आई और ऐसे एंटर होगी, ऐसे ही ऐसे एंटर होगी, ठीक है। आपको एक क्लोजर, एक अलग सी इसको मैंने आपको शेप दे दी, मतलब एक अलग सा व्यू आपके लिए प्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? चलो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, ये टोरॉइड को मैंने ऐसे दिखा दिया डॉटर क्रॉस की फॉर्म में कि वायर ऐसे आई ऐसे, यानी कि ये वाला जो करंट है, ये वाला डॉट का मतलब क्या है, करंट आउटवर्ड आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और क्रॉस का मतलब क्या है, करंट इनवर्ड जा रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, आई होप कि एंगल में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो मेरा मोटिव है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को 3 रीजन्स में काउंट करूं, कैलकुलेट करूं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूं मैं, ये वाला पॉइंट पी। एक काम करते हैं ना, हम इसको ऐसे लिखते हैं, बी आउटसाइड, बी इनसाइड और बी। ठीक है, बी का मतलब ये वाला जो बी है ये सरफेस के अंदर, मतलब यहां पर पर्टिकुलर टोरॉइड के अंदर ही। ये क्या हो गया, उस एयर गैप के अंदर। ये क्या हो गया, बिल्कुल टोरॉइड से बाहर। इन 3 पर्टिकुलर रीजन में मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा और यूज क्या करूंगा, एम्पियर सर्किट लॉ। तो देखते रहो कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज मैं फिलहाल के तौर पर अब कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटसाइड निकालते हैं। तो देखो आउटसाइड के लिए मैं एक अलग से हेडिंग दे रहा हूं, आउटसाइड के लिए मैं अलग से हेडिंग दे रहा हूं। देखता हूं कि क्या कैमरा फोकस में आ रहा है ये, हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो आउटसाइड के लिए, देखो मैं लिख रहा हूं आउटसाइड टोरॉइड बीयू। ठीक है, जहां पर मैं निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियरियन लूप ड्रॉ कर दो वहां पर। लो जी, एम्पियरियन लूप बना दिया मैंने ऐसे, दिस इज माय एम्पियरियन लूप। इसको कोई डायरेक्शन दे दो, देना चाहो तो देखो, क्योंकि मर्जी आपकी, जैसा मर्जी। मैं इसको दे देता हूं ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर है। क्लियर है? तो आपने एम्पियरियन लूप बना दिया और इसका जो मान लो जो रेडियस है एम्पियरियन लूप का, वो क्या है, कैपिटल आर। कैपिटल आर भी नहीं, इसको एक काम करते हैं हम, आर आउटसाइड नाम दे देते हैं, आर ओ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ इट विल बी लाइक बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर 0 to 2 पाई आर नॉट, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहां पर कहानी देखो जरा, यहां पर कहानी को ध्यान से समझो। क्या जितना करंट बाहर की तरफ आ रहा है उतना ही करंट अंदर जा रहा है? बाहर की तरफ वाला करंट डेफिनेटली, देखो जितना ये डॉट है उतना ही क्रॉस है। बाहर की तरफ करंट वही करंट अंदर, बाहर की तरफ करंट वही करंट अंदर। अब वो चीज याद करो जो मैंने आपको बताई थी, एम्पीरियन लूप में एक क्रॉस, एक डॉट, एक करंट अंदर की तरफ, एक करंट बाहर की तरफ, दोनों के दोनों इक्वल। तो एक को क्या लोगे पॉजिटिव, दूसरे को क्या लोगे नेगेटिव। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जितना करंट बाहर उतना करंट अंदर। तो इसका मतलब यहां पर आई इनसाइड माइनस आई आउटसाइड अगर मैं कर दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा? चलो गलत है नहीं, अभी चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव किसके लिए, पॉजिटिव किसके लिए। जो बाहर की तरफ आ रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ऐसे, आउटसाइड के लिए, यानी कि मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए यहां पर। और अंदर वाला जो है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो उसके लिए क्या 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अरे यार देखो, जो बाहर की तरफ करंट है
उसके लिए अगर मैं डीएल एलिमेंट देखूं तो डायरेक्शन क्या बन रही है, 0 डिग्री, यानी कि पॉजिटिव। अंदर वाले के लिए डायरेक्शन क्या बन रही है, ऐसे, यानी कि डीएल क्या, पॉजिटिव। तो इसलिए जो फेवर में आ रहा है उसको लो पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी क्या, नोट, ये क्या हो जाएगा, इनसाइड नेगेटिव। अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका राइट हैंड साइड ही 0 आ गया। तो कहानी यहीं पे खत्म कर दी हमने, आउटसाइड टोरॉइड। अब हम चलते हैं इनसाइड। इनसाइड की कहानी तो और भी सिंपल है। इनसाइड आप क्या निकालना चाह रहे हो, बी आई, तो बी आउटसाइड तो 0 हो गया। बी आई देखिए, अब जरा देखो, अब इस फिलहाल जो बाहर वाले एम्पीरियन लूप को इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि इसका काम खत्म, ठीक है, चलो जी खत्म इसका काम भी खत्म। अब हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया अंदर यहां पर। अब जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या उसको मैं एक एम्पीरियन लूप मान लूं। इस एम्पीरियन लूप की रेडियस को हम दे देते हैं आर आई नाम, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाऊं तो देखो क्या आएगा यहां पर, क्लोज इंटीग्रल 0 to 2 पाई आर आई, आर इनसाइड के लिए 2 पाई आर आई। ये मेरी राइटिंग में थोड़ा सा बस गड़बड़ है, बट थोड़ा सा मैनेज कर लो। 0 to 2 पाई आर आई, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इट इज इक्वल टू, अरे यार कहानी खत्म। देखो कितना करंट इस लूप ने एनक्लोज कर रखा है, ये तो करंट बाहर है, ये वाला करंट भी बाहर है लूप के। तो यानी कि यहां पर आई इनसाइड कितना हुआ, आई इनसाइड कितना हुआ, 0 हो गया, क्योंकि इस लूप ने किसी करंट को एनक्लोज ही नहीं कर रखा है, ये तो अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। आई इनसाइड 0 तो यानी कि म्यू नॉट इनटू में 0, कहानी खत्म। लो जी, बी इनसाइड की वैल्यू भी क्या आ गई, सोल्व कर लेना, 0 आ गई। यानी कि ना तो बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अब सरफेस की बात करें कि सरफेस पर क्या कहानी है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों, अदरवाइज ये डेफिनेशन तो मैंने पढ़ी नहीं, बताओ, एक्सप्लेन सारा कुछ कर दिया, डेफिनेशन पढ़ी नहीं अब तक। देखो, टोरॉइड को मैं एंडलेस सोलेनोइड भी बोल सकता हूं, टोरॉइड को मैं एंडलेस सोलेनोइड भी बोल सकता हूं, और अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन क्या होगी, एक होलो सर्कुलर रिंग है जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, फाइनाइट थिकनेस है, और इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड वायर के टर्न्स है जो कि टाइटली पैक्ड है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस एंडलेस सोलेनोइड। अच्छा, यहां पर भी ना कहानी देखो, कहानी को थोड़ा सा और सिंपल करता हूं आपके लिए। टोटल लेंथ यहां पर कितनी है, 2 पाई आर, अगर मैं इसकी रेडियस ले लूं ये यहां तक आर, टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। क्या इस बार टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सारे के सारे 2 पाई आर लेंथ के ऊपर है, यानी कि n टर्न्स कहां पर है, 2 पाई आर लेंथ के ऊपर। अगर मुझे यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना हुआ तो n बाय 2 पाई आर करूंगा इस केस में। मैं पिछले केस में क्या कर रहा था, जब y स्ट्रेट थी n बाय l, यहां पर क्या करूंगा, n बाय 2 पाई आर, यानी कि स्मॉल n यहां पर कैसे डिफाइन होगा, ऐसे डिफाइन होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब हम बात करेंगे ऑन सरफेस ऑफ सोलेनोइड टोरॉइड। मान लो ये वाला पॉइंट है, अब यहां पर अगर आप निकालना चाह रहे हो तो लो एम्पीरियन लूप यहां पर बना दो इस तरह से, ये आपका एम्पीरियन लूप, अब अंदर वाले को खत्म कर दो, तो ये रेडियस को आप मान लो कैपिटल आर। अब इस लूप को भी डायरेक्शन दे दो कुछ ना कुछ, जैसे कि अंदर क्रॉस वाले एलिमेंट है तो लो इसको डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग दे दो, लो ऐसे। इस लूप की डायरेक्शन आपने क्या चूज कर ली, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इस पॉइंट को क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दूं, इसको क्या नाम दूं, इसको क्या नाम दूं, इसको हम नाम दे देते हैं भाई पी, चलो ठीक है, पी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट पी फॉर पॉइंट पी फॉर पॉइंट पी, और यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई आर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट। यहां पर कहानी सिंपल हो गई आपके लिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग करंट एनक्लोज हो रखा है, आउटगोइंग करंट तो बाहर है। इनकमिंग करंट का मैग्नेटिक फील्ड डीएल एलिमेंट के साथ टेंजेंशियली जा रहा है, यानी कि 0 डिग्री एंगल। देखो यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, हर जगह देखो क्या हो गया, यहां पर म्यू नॉट आई इनसाइड, और यहां पर जो एंगल बन रहा है मैंने बताया ना अभी 0 डिग्री के एंगल बन रहा है। अब तक तो कहानी समझ आ गई होगी 0 डिग्री एंगल की, इतना मुझे मेरे ख्याल से 3 लेक्चर से यही कहानी गा रहा हूं मैं। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, बी, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये बी, सोल्व कर के सारी वैल्यू लिख रहा हूं, 2 पाई आर,
इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये कहानी मिल रही है मुझे, लेकिन कहानी में थोड़ा सा अभी और चेंज लाना पड़ेगा आपको। देखो अब जरा, मुझे यही चीज आपको समझानी है। यहां पर b इंटू में 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, क्या ये लिखना ठीक रहेगा? तो आंसर है नो। कितने टर्न्स है? अगर यहां पर टर्न्स है तो यानी कि ये यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है इन n टर्न्स के अंदर फ्लो कर रहा है। ये कहानी गलत है, ये कहानी बिल्कुल ठीक है। इसलिए यहां पर आप क्या लेकर चलो, यहां पर आप नंबर ऑफ टर्न्स लेकर चलो, क्योंकि जहां पर भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे आप डेफिनेटली करंट को मल्टीप्लाई करोगे। समझ पा रहे हो? तो देखो अब आपके पास क्या आ गया, यहां पर b इंटू में 2 पाई आर, सामने क्या है ये। अच्छा, अब इस n को अगर मैं कन्वर्ट करूं, इस n को कन्वर्ट करूं तो क्या ये n इंटू में, देखो ये बन जाएगा म्यू नॉट n 2 पाई आर आई, और यहां पर क्या चल रहा है b इंटू में 2 पाई आर। क्या 2 पाई आर से 2 पाई आर उड़ा दूं? कहानी बिल्कुल पिछली जैसी है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो भी क्या मिला मुझे, म्यू नॉट n आई। दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। लेकिन सी, इस n का मतलब यहां पर n बाय 2 पाई आर है। पिछली बार इस n का मतलब क्या था, n बाय l। तो इससे अपने को पता लगा, देखो इससे अपने को ये पता लगा कि इस रिजल्ट को लिखेंगे हम ऐसे, क्लियर, इस रिजल्ट को हम लिखेंगे ऐसे। और अगर मैं टोरॉइड का रेडियस बढ़ाना स्टार्ट कर दूं, रेडियस बढ़ाते ही सरकमफ्रेंस बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो इसको लाइन को ऐड कर लो जरा। इफ वी इंक्रीज द सरकमफ्रेंस ऑफ अ टोरॉइड इट्स मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस टोरॉइड के सरफेस पर मिला, अंदर की तरफ नहीं मिला, बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं मिला। सारा कुछ तो प्रूफ कर दिया। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। इसी वीडियो में सारा कुछ डाल देता हूं, एक लंबी वीडियो बना देते हैं ताकि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। नोट डाउन करो जरा इसको, फिर मैं कंप्लीटली रब कर रहा हूं। तो बच्चों अब पहला न्यूमेरिकल देखो जरा। पहला न्यूमेरिकल टोरॉइड के ऊपर है, तो देखो कैसे हम टैकल करेंगे इसको। एक टोरॉइड है जिसकी है 4000 टर्न्स। ओके, अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है कि भाई ये स्मॉल एन है कि कैपिटल एन है। जब भी पर सेंटीमीटर पर मीटर लिखा जाए ना साथ में, तो वो क्या होगा आपका स्मॉल एन। अगर सिर्फ लिखा जाए 4000 टर्न्स तो वो क्या होगा, कैपिटल एन। नहीं यकीन आ रहा तो देखो, अगर एन होता तो ये क्या होता, एन बाय 2 पाई आर, या एन इज इक्वल टू एन बाय एल। क्या यहाँ पर साथ में पर सेंटीमीटर या पर मीटर लिखा आता है ना, एल इनवर्स, या यहाँ पर भी मीटर इनवर्स। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए पहली चीज आइडेंटिफाई करना सीखो कि ये आपको दे रखा है कैपिटल एन। कितना दे रखा है, 4000। ठीक है। आउटर रेडियस आर ओ दे दिया आपको कितना, 26 इंटू 10⁻⁻² मीटर। मीटर में साथ साथ कन्वर्ट करते चलो। इनर रेडियस दे रखी है आपको आर इन साइड, ये भी दे रखी है 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। बहुत बढ़िया। करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का। क्या पूछा है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ टोरॉइड का। चलो जी, बिल्कुल इजी है, देखते हैं। सी, जब भी आपको आउटर रेडियस और इनर रेडियस दे दी जाए तो आप कौन सी रेडियस यूज करोगे, आप दोनों का मीन यूज करोगे हमेशा टोरॉइड के केस में। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि अगर आपको टोरॉइड की आउटर रेडियस आर ओ और इनर रेडियस आर आई दे दे तो आप क्या यूज करोगे, हमेशा उनका मीन, जो कि ये होगा। क्लियर। तो मीन निकाल लेते हैं पहले। मीन क्या आएगा, 26 प्लस 25, पहले सेंटीमीटर में इसको निकाल लेते, ये आ जाएगा आपके पास 51/2। 51/2 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है। अच्छा, यानी कि ये हो गया 25.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। लो जी, ये तो कन्वर्ट कर दिया आपने। इसके बाद अगर रिजल्ट पर जाऊं, रिजल्ट क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अब ये स्मॉल एन तो आपको नहीं पता, तो एक काम करो ना, ये एन, स्मॉल एन को क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल एन डिवाइड बाय 2 पाई आर। आर जो आपने निकाला है ये रहा, इंटू में करंट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है आपको पता ही है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू में कैपिटल एन, ये रहा 4000, इंटू में करंट कितना है 10 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 25.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये सारी वैल्यूज अगर आप डाल दोगे इसके अंदर, और आपका काम सिर्फ क्या रह गया, सॉल्व करना। मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि क्वेश्चन को आपको मतलब ये वैल्यूज प्लेस करके देना। मेरा मेन मोटिव था समझाना आपको कि
हाउ टू आइडेंटिफाई स्मॉल एन एंड कैपिटल एन, जो कि सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा बोर्ड एग्जाम में। बच्चा इतना नर्वस होता है बोर्ड एग्जाम में। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, ये मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मैंने बच्चों के साथ मतलब फील किया। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट, अगर आपने एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार सोल्व किया, कम से कम 2 बार, 10 ईयर्स, अगर आप एमटीजी का सीबीएसई चैंपियन ले लोगे तो बहुत बढ़िया, कोई भी आप 10 ईयर्स सोल्व कर लो, लेकिन मेरी प्रेफरेंस क्या है, एमटीजी सीबीएसई चैंपियन। अगर आपने वो एटलीस्ट 2-3 बार सोल्व कर रखा है, कोई लंबी कहानी नहीं है। देखो 2-3 बार सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट भी तो होता है। अगर 100 क्वेश्चन तो यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 40-50 क्वेश्चन है जो कई क्वेश्चन रिपीट होकर आए हैं, वो भी उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस को, उतना ज्यादा आपके चांसेस कम होंगे कि आप पेपर में जाके नर्वस होंगे। क्योंकि जब पेपर देखा हुआ आता है ना, जब आपने वो क्वेश्चन पहले 50 बार कर रखा होता है, इवन तक कि 4-5 बच्चों को बताया भी होता है तू ये गलती कर रहा है इसमें, तू ये गलती कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस कम कर देता है कि आप पेपर में नर्वस होंगे। एक मैं पूरी वैसे वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, मुझे सजेशन तो क्या मुझे बनाना चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट फिजिक्स एग्जाम एंड ऑल द स्ट्रेटेजीज। अगर आप चाहते हो कि मैं उस फिजिक्स एग्जाम से रिलेटेड हाउ टू लाइक बिल्ड अप स्ट्रेटेजीज एंड हाउ टू लाइक प्लान योर वर्क एंड हाउ टू लाइक गिव रैंडम टेस्ट, लेवल 1 टेस्ट क्या होता है, लेवल 2 टेस्ट क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आपका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहेगा, मैं बहुत जल्दी वीडियो दे सकता हूं वाली आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही चीजें बताने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एंड स्मॉल एन एंड हाउ टू यूज दीज 2 रेडियस। अगर आउटर और इनर रेडियस दीजिए तो क्या करना है, आपने मीन निकालना है हमेशा। यार वैल्यू प्लेस कर दो, जो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट बता रहा हूं मैं यार, कैलकुलेशन में टाइम नहीं खराब करूंगा। सोल्व करा के आ जाएगा 3.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 टेस्ला, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि इस इनर स्पेस में बताओ, इनर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप लिख दोगे भाई यहाँ पर तो 0 होगा, अभी तो प्रूफ किया था। आपसे पूछ ले कि आउटर स्पेस में बताओ, यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देखो जरा, आपके सामने आ रहा है। तो बच्चों अब क्वेश्चन एक और आ गया आपके सामने, देखो जरा। अ क्लोजली वाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहां पर एल दे दिया आपको 80 सेंटीमीटर, तो 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। लो जी, देखो ऐसा यूनिट में साथ साथ कन्वर्ट करते चलो। इट हैज 5 लेयर्स, अच्छा 5 लेयर्स है, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स एंड 400 टर्न्स ईच। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। सोलेनोइड पर आपने तार को लपेटना स्टार्ट किया, 400 टर्न्स हुई, उसके बाद आपने एक और वाइंडिंग लपेटी, 400 टर्न हुई, एक और वाइंडिंग लपेटी, 400 टर्न हुई, एक और वाइंडिंग लपेटी, 400 टर्न हुई। इस तरह से क्लोजली वाउंड आपने 5 लेयर्स लपेट दी, 5 लेयर्स और 400 टर्न एक लेयर के अंदर। तो यानी कि टोटल एन की वैल्यू क्या होगी, 5 लेयर्स इंटू में 400 टर्न एक लेयर के अंदर, यानी कि टोटल टर्न कितने हो जाएंगे, इस तरह से 2000 टर्न हो जाएंगे। यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू क्या आ गई, 2000 आ गई। इसके बाद आपको बोला गया कि डायमीटर जो है, डायमीटर सोलेनोइड का 1.8 सेंटीमीटर। डायमीटर का करेंगे क्या, लिख देते हैं फिर भी, चलो 1.8 सेंटीमीटर। डायमीटर का कोई यूज नहीं है, बाकी यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। एंड करंट कैरिड बाय इट इज 8 मीटर, तो आई की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पर, 8 मीटर कह रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा कर बताओ, एम्पियर को मैं मीटर बोलने लगा हूँ, 8 एम्पियर। आपको बोला है कि सेंटर पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है तो देखो। बस कहानी ये थी, ये जो था ना, ये पार्ट कंफ्यूजिंग था आपके लिए इस क्वेश्चन में, राइट। और ये डायमीटर दे दिया, ये कंफ्यूजिंग कर दिया आपके लिए। डायमीटर का कोई रोल नहीं है यार सोलेनोइड में फिलहाल, बस ये बताने के लिए कि भाई हाँ ये 1.8 है, लेंथ क्या है, लेंथ ग्रेटर देन डायमीटर, तो वाकई में सोलेनोइड नाम की चीज है, ठीक है। देखो रिजल्ट क्या है इसका, B इज इक्वल टू μ0 n/Li। अभी हमने 10 मिनट पहले इसको प्रूफ किया है, ठीक है। μ0 की वैल्यू आपको पता ही है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, एन की वैल्यू पता ही है 2000, आई कितना फ्लो कर रहा है इसमें 8, अपॉन में लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है इसकी ये 80 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। इसको सोल्व करना है, अगेन मेरा काम सोल्व करना नहीं है, फिर भी मैं क्वेश्चन चलो कर देता हूँ आपके लिए सोल्व। ये 8 से ये गया 10, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। आपको क्या मिला यहाँ पर, आपको मिला ऊपर 4 पाई, नीचे -2 है 10 रेज़ टू पावर, तो ऊपर जाकर क्या बना लेगा ये +2। ओके, तो ये हो जाएगा -5। उसके बाद यहाँ पर है 200, तो मल्टीप्लाई बाय 200, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब यानी कि ये क्या हो गया 10 रेज़ टू पावर 2। इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 8 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। एक बार मैं रिजल्ट चेक कर लेता हूँ, यही रिजल्ट है। पाई की फॉर्म में छोड़ सकते हो इसको चाहो तो आप, अगर नहीं छोड़ना चाहते तो सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 2 पाई
इंटू 10 रेज़ टू पावर, एक्यूरेट जो आंसर होगा -2 टेस्ला, राइट। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों। कंसेप्ट ईजी है, देखो न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। डेरिवेशन समझाने के लिए आपको मैंने पूरा आज 1 घंटा लेक्चर ये दिया। डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में आ सकते हैं। फिर भी मैं आपको डेरिवेशंस क्यों करा रहा हूँ, वो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाओ, और अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन डेरिवेशन में से बन गया तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज सीक्रेट टू गेटिंग 100 मार्क्स इन फिजिक्स, आई एम टेलिंग यू। डेरिवेशन के बीच में से क्वेश्चन उठकर आते हैं, वहां पर बच्चा परेशान होता है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि डेरिवेशन अच्छे से करना इसकी। इसको नोट डाउन करो जल्दी। तो बच्चों आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है हर बच्चा इसको कर लेगा। इस कंसेप्ट में इससे बाहर कुछ नहीं आया है, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर भी देखोगे, आपने परचेज कर लियोगे आई होप। तो सॉलिनॉइड के जितने भी क्वेश्चन मिले, टॉरॉइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले, सारे के सारे आप ट्राई करना, ठीक है। अगर कुछ ना हो तो मुझे बताना, फिर मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूंगा। आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो ये है, वी आर हैविंग अ सोलिनॉइड विच इज 1 मीटर लॉन्ग, इसका जो डायामीटर है वो है 4 सेंटीमीटर। आई एम सेइंग डायामीटर इज 4 सेंटीमीटर, राइट। करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर 5 एम्पियर का, और यहां से वापस 5 एम्पियर का करंट आ रहा है नीचे। यहां पर मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए, पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी। आपको यह बताना है अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना होगा और एक एंड बी पर कितना होगा। क्लियर? व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड हेयर एंड हेयर। क्लियर? इसके कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं, अपनी समझ से, अपने दिमाग से क्वेश्चन को कर लेना। इसमें एक छोटा सा लूप होल है, यहां पर आप फंस सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से देखना और करना, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। तो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते, इतना लंबा लेक्चर क्या करना बनाकर। अगला जो वीडियो होगा वो बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगा, और मे बी संडे को तो मैं कोई लेक्चर नहीं डालूंगा, मे बी मंडे को अगला लेक्चर आपको मिले। सो बच्चों वीडियोस को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो इस चैनल पर, और कोशिश करो कि इस चैनल पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने जैसे और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को जोड़ो, ताकि हर एक बच्चा 2020-21 सेशन में अच्छी नॉलेज गेन कर सके फिजिक्स में, और अच्छा उसको गाइडेंस मिले। क्योंकि कई बार बच्चा पढ़ तो बहुत कुछ लेता है, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होता पढ़ना कैसे। हम वीडियो में टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। इन द एंड आपको ये चीज़ें रियलाइज हो गया ना। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।